हाय एवरीवन, आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे नायब तहसीलदार 2018 का जो इंग्लिश सेक्शन पूछा गया था, कंपलसरी सेक्शन जिसको कहा जाता है, उससे रिलेटेड जो आपके क्वेश्चंस पूछे गए थे आज हम उन्हें डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहला, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस हमें देखने को मिल रहा है, जिसमें आपको कुछ 5 क्वेश्चन दिए गए हैं। उन 5 क्वेश्चन को आपको ग्रामेटिकली करेक्ट करना था। मतलब जो आपको क्वेश्चंस दिए गए हैं उनमें कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक्स आपको देखने को मिलेंगी, उन मिस्टेक्स को आपको करेक्ट करना होगा और इसको सही करके लिखना होगा। क्लियर है? तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपका वो क्या है? शी हैज गॉट अ फ्यू बुक्स। ये जो क्वेश्चन बच्चे पूछा गया है, ये क्वेश्चन पूछा गया है आपका कहाँ से? ये क्वेश्चन पूछा गया आपका डिटर्मिनर का जो पार्ट है वहां से ये क्वेश्चन लिया गया है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि बहुत सारी ऐसी बुक्स हैं जिनमें जो फ्यू वाले कॉन्सेप्ट्स हैं उनको एडजेक्टिव्स में काउंट किया गया। तो चाहे आप इसको एडजेक्टिव समझ लीजिए चाहे डिटर्मिनर समझ लीजिए, बात एक ही है। तो फ्यू से रिलेटेड जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो क्या है बच्चे? आप सबसे पहले एक बात समझ लेंगे कि फ्यू और जो आपके लिटिल है, यहां से बहुत बार आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले फ्यू और लिटिल में आप क्या करेंगे? डिफरेंस समझ लेंगे कि फ्यू और लिटिल में डिफरेंस क्या है। ठीक है, फ्यू और लिटिल में सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि जो फ्यू है वो आपका यूज किया जाता है काउंटेबल नाउन्स के लिए, और जो लिटिल है वो यूज किया जाता है आपका अनकाउंटेबल नाउन के लिए। ठीक है, जो फ्यू है वो किस लिए यूज किया जाता है? आपका काउंटेबल नाउन के लिए, और अ फ्यू यूज किया जाता है अनकाउंटेबल, सॉरी लिटिल यूज किया जाता है अनकाउंटेबल नाउन के लिए। अब फ्यू से जो क्वेश्चन ये पूछा गया है तो इसमें आपको सबसे पहले डिफरेंस पता होना चाहिए, एक फ्यू में, ठीक है, एक अ फ्यू में और एक द फ्यू में। इन तीनों में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए, फ्यू, अ फ्यू एंड द फ्यू। इन तीनों में आपको डिफरेंस अगर पता है तो आप इस क्वेश्चन को बहुत इजीली कर लेंगे। ठीक है, फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू में जो मेजर डिफरेंस है वो ये है, ध्यान से सुनेंगे आप सभी, कि फ्यू तब यूज किया जाता है जब क्या हो। सबसे पहले बात आप ये समझेंगे, फ्यू एक नेगेटिव वर्ड है और अ फ्यू और द फ्यू ये जो है ये पॉजिटिव वर्ड है। अब फ्यू जो है वो तब यूज किया जाता है जब मेरा मतलब क्या हो? ऑलमोस्ट जीरो हो। ठीक है, जब मेरा मतलब क्या हो? ऑलमोस्ट जीरो, यानी कि ना के बराबर हो। और अ फ्यू का यूज कब किया जाता है? जब मेरा मतलब हो कि ज्यादा तो नहीं है, नॉट मैनी, ठीक है, बट सम एटलीस्ट, बट सम एटलीस्ट, जब मेरा ये मतलब कि ज्यादा तो नहीं बट सम एटलीस्ट। ठीक है, तब हम क्या करेंगे? अ फ्यू का यूज करेंगे। और द फ्यू का यूज कब किया जाएगा? जब मेरा मतलब क्या हो कि नॉट मैनी, कि ज्यादा नहीं, नॉट मैनी, बट ऑल द प्रोवाइडेड, बट ऑल द प्रोवाइडेड, कि जितने भी हैं उतने सारे के सारे, उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? द फ्यू। ठीक है, सिंपल सी भाषा में आपको समझा देता हूं कि अ फ्यू जब बहुत कम ना के बराबर है, सॉरी फ्यू बहुत कम जब ना के बराबर है। अ फ्यू कब यूज किया जाएगा? जब ज्यादा तो नहीं है लेकिन थोड़े बहुत हैं, यानी कि कुछ ना कुछ गिनती में है, ज्यादा नहीं है लेकिन थोड़े बहुत हैं। जैसे मान लीजिए मैं कहूं आई हैव फ्यू फ्रेंड्स, तो इसका मतलब होगा मेरे फ्रेंड्स ना के बराबर है, कोई एक आधा मेरा फ्रेंड है, ज्यादा मेरे फ्रेंड है नहीं। अगर मैं कहूं आई हैव अ फ्यू फ्रेंड्स इन चंडीगढ़, तो इसका मतलब क्या होगा कि मेरे चंडीगढ़ में कुछ थोड़े बहुत फ्रेंड्स हैं, ज्यादा नहीं है लेकिन थोड़े बहुत हैं। लेकिन जैसे मैं कहूंगा आई हैव फ्यू फ्रेंड्स, ना के बराबर, ऑलमोस्ट नहीं है मेरा कोई फ्रेंड चंडीगढ़ में। ठीक है, लेकिन अगर मैं ऐसे कहूं कि आई हैव इन्वाइटेड द फ्यू फ्रेंड्स आई हैव इन चंडीगढ़, इसका मतलब क्या हुआ कि ज्यादा तो नहीं लेकिन थोड़े बहुत जितने भी मेरे फ्रेंड्स चंडीगढ़ में हैं उन सब के सबको मैंने इनवाइट किया। तो वहां पर क्या लिखेंगे हम? द फ्यू, यानी कि जब स्पेसिफिक सभी की बात की जाए, कोई जब आपका नाउन स्पेसिफिक हो और सभी की बात की जाए तब हम क्या करेंगे? द फ्यू का यूज करेंगे। अब इस सेंटेंस में हमें देखने को मिला शी हैज गॉट फ्यू बुक्स। क्या लिखा हुआ? शी हैज गॉट फ्यू बुक्स। इसका मतलब है कि उसने बुक्स नहीं खरीदी, लेकिन यहां पर हमें क्या लिखना पड़ेगा? शी हैज गॉट अ फ्यू बुक्स। ठीक है, तो आप फ्यू को काट कर क्या कर देंगे यहां पर? शी हैज गॉट अ फ्यू बुक्स। ये इसका क्या होना चाहिए था? आपका राइट आंसर होना चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें क्या हमें देखने को मिला कि ही इज अ कावर्ड मैन, ही इज अ कावर्ड मैन। अब इस क्वेश्चन को क्या हम मान के चलेंगे? ये क्वेश्चन आपका जो पूछा गया है वो राइट यूसेज ऑफ एडजेक्टिव से पूछा गया है, या फिर इसको दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि ये सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशन से ये क्वेश्चन आपका टारगेट किया गया है। ठीक है, तो जो मैन है ये क्या है? मैन है आपका नाउन, और बहुत से बच्चे ये नहीं जानते कि जो कावर्ड है वो भी क्या होता है? आपका एक नाउन ही होता है। मैन भी आपका नाउन है और कावर्ड भी एक नाउन होता है। ठीक है, तो नाउन को कौन डिस्क्राइब करता है? नाउन को डिस्क्राइब करता है एडजेक्टिव्स।
जब भी हमें किसी नाउन को डिस्क्राइब करना हो, यानी कि नाउन के बारे में कुछ बताना हो, तो जो भी शब्द, जो भी वर्ड्स इनके बारे में कुछ कहेंगे, उनको क्या कहा जाएगा? उनको कहा जाएगा एडजेक्टिव, जिसको हिंदी में कहा जाता है विशेषण। ठीक है, तो क्या हो जाएगा कि ही इज अ कावर्ड मैन। मैन को डिस्क्राइब करने के लिए चाहिए मुझे एडजेक्टिव, लेकिन यहां पे ऑलरेडी क्या लिखा गया है? एक नाउन लिखा गया है। तो क्या हो जाएगा? ही इज अ कावर्ड मैन नहीं होगा। देखो, इस सेंटेंस को आप दो तरह से कर सकते थे। या तो मैं इस सेंटेंस को इस तरह से कर सकता था कि हम सीधा लिख देते कि ही इज अ कावर्ड। हम सीधा ऐसे लिख देते कि ही इज अ कावर्ड। ठीक है, तो कावर्ड जो है वो एक नाउन है, बस बात खत्म होगी। यानी कि कावर्ड का मतलब होता है डरपोक इंसान, कि वो एक डरपोक इंसान है। ठीक है, या तो मैं क्या कर सकता था, इस सेंटेंस को मैं इस तरह से भी सही कर सकता था कि ही इज। अब कावर्ड का जो क्या होता है, एडजेक्टिव होता है, वो कावर्डली होता है, कावर्डली। ठीक है, ही इज अ कावर्ड, ही इज अ कावर्ड नहीं, क्या हो जाएगा? ही इज अ कावर्डली मैन। अब मैन जो है ये क्या हो जाएगा? आपका नाउन हो जाएगा। व्हाट काइंड ऑफ मैन, व्हाट काइंड ऑफ का जब भी रिप्लाई आता है वो क्या होता है? आपका एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव की ये राइट फॉर्म यूज की है। तो ये दो पॉसिबल वेज हैं हमारे पास इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के, कि या तो मैं कर दूं ही इज अ कावर्ड, या तो मैं क्या कर दूं ही इज अ कावर्डली मैन। दोनों में से कोई भी आप करके आएंगे, दोनों ही आपके ऑप्शंस बिल्कुल सही होंगे। ठीक है, तो ऐसे बहुत से नाउन है जो आपके क्या है, बहुत से ऐसे एडजेक्टिव हैं जो नाउन हमें देखने में लगते हैं, लेकिन होते क्या है? हमारे एडजेक्टिव हैं। ठीक है, जैसे वुमेनली, वुमेनली एक एडजेक्टिव है, स्कॉलरली एक एडजेक्टिव है, किंगली एडजेक्टिव है, मैनली एक एडजेक्टिव है। ठीक है, फिर जिसको हम बोल सकते हैं कि मैनली एक एडजेक्टिव है आपका। ठीक है, किंगली। ठीक है, फिर माइजरली। ये ऐसे कुछ एडजेक्टिव्स हैं जो आपको थोड़े से ध्यान में रखने हैं। उससे नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, उससे नेक्स्ट क्वेश्चन भी आ, आपका एडजेक्टिव से ही उठाया गया है। ठीक है, मतलब एडजेक्टिव एग्जामिनर का यहाँ पे एक फेवरेट पार्ट मुझे दिखाई दे रहा है, दिखाई पड़ रहा है। तो शी इज़ जूनियर देन मी, ये भी एक आपका एडजेक्टिव का ही पार्ट है। ठीक है, तो इसके बारे में भी थोड़ा सा हम जान लेते हैं कि क्या ये कहना चाह रहे हैं एडजेक्टिव में। तो शी इज़ जूनियर देन मी, ये जो क्वेश्चन है ये बहुत बार आपने देखा होगा कि ऐसे क्वेश्चन जूनियर, सीनियर, इन्फीरियर, एक्सटीरियर, पोस्टीरियर, है ना, ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत बार, जहाँ पे अर एंड में आपको दिखाई दे रहा है, ऐसे आपको बहुत से क्वेश्चंस आपको देखने को मिल रहे होंगे, है ना। तो आप ऐसे याद रखोगे कि जब भी बच्चे आपको दिखाई दे क्या, जूनियर, ठीक है, ये वर्ड दिखाई दे, फिर आपको दिखाई दे सीनियर, फिर आपको दिखाई दे इन्फीरियर, ठीक है, फिर आपको दिखाई दे सुपीरियर, प्रायर। एक प्रेफरेबल वर्ड भी बहुत बार रिपीट होता है एग्जाम में, इसका भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये वर्ड अगर आपको दिखाई दे जूनियर, सीनियर, ठीक है, और एक एल्डर, ठीक है, इनके एंड में आप देख रहे होंगे अर हमें दिखाई दे रहा है ना। तो जब भी ये वर्ड दिखाई दे, इनके बाद आपको लिखा हुआ मिलता है वहां पर क्या, देन लिखा हुआ मिलता है। डेफिनेटली जो क्वेश्चन आएगा देन लिखा होगा, आपने देन नहीं लगाना है, इसके बाद क्या लगाना है आपने, टू, दैट्स इट। ठीक है, और एक चीज आप और याद रखेंगे कि जूनियर, सीनियर, इन्फीरियर, सुपीरियर, इनसे पहले आप कभी भी कोई कंपैरेटिव डिग्री नहीं लिखाओगे। और दूसरी बात आप याद रखोगे कि इनके बाद यूज होने वाले जो वर्ड होंगे वो देन नहीं, वो क्या होगा, टू। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहां पर, शी इज जूनियर, शी इज जूनियर टू मी। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, शी इज जूनियर टू मी। तो यहां पर जो देन है इसको काट देंगे यहां से, और इसकी जगह पे हम क्या कर देंगे, टू, शी इज जूनियर टू मी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रूट्स आर एक्सपेंसिव दीज डेज, फ्रूट्स आर एक्सपेंसिव दीज डेज। अब ये जो क्वेश्चन है ये नाउन से उठाया गया है क्वेश्चन आपका। ठीक है, ये जो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, ये क्वेश्चन आपका कहां से उठाया गया, नाउन से उठाया गया। और फ्रूट्स जो हमें यहां पर देखने को मिल रहा है, तो ये फ्रूट्स जो है ये गलत वर्ड लिखा हुआ है बच्चे। जो फ्रूट्स है वो आपका सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, उसको फ्रूट ही लिखा करो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, फ्रूट आर एक्सपेंसिव दीज डेज। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया। देखिए, फ्रूट में मैं आपको एक बात समझा देता हूँ कि जो फ्रूट वर्ड है ना, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे वो प्लूरल हो, ठीक है, उसको आप फ्रूट ही लिखा करो, चाहे सिंगुलर फॉर्म हो चाहे प्लूरल फॉर्म हो, उसका फ्रूट ही लिखा करो। उससे नेक्स्ट है योर ट्राउजर इज टॉर्न, ये क्वेश्चन भी आपका नाउन से ही उठाया गया है। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ। पहला क्वेश्चन हम काउंट कर सकते हैं डिटर्मिनर से, दूसरा क्वेश्चन हम काउंट कर सकते हैं एडजेक्टिव से,
और तीसरा क्वेश्चन हम काउंट कर सकते हैं एडजेक्टिव से। ये आपके क्वेश्चन जो बने हैं, ठीक है। तो ट्राउजर जो है वो एक ऐसा नाउन है, ट्राउजर जो है वो आपका एक ऐसा नाउन है जो हमेशा ही प्लूरल फॉर्म में रहता है ना। ट्राउजर एक ऐसा नाउन है जो आपका हमेशा ही क्या रहेगा, प्लूरल फॉर्म में रहेगा। तो आप एक चीज़ याद रखें, जैसे ट्राउजर हो गया, है ना, शॉर्ट्स हो गया, पैंट्स हो गया, ठीक है, पजामाज हो गया, ठीक है, और गॉगल्स हो गए, स्पेक्टेकल्स हो गए, है ना, सीजर्स हो गई, ठीक है, फिर प्लायर्स हो गए आपके, और फिर आपके फैंक्स हो गए, और फिर आपके स्पेक्टेकल्स, गॉगल्स, ग्लासेस, शेड्स, है ना, फिर आपके पिंसर्स हो गए। ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं, ठीक है, ये कुछ ऐसे नाउन है जो हमेशा ही आपके क्या रहेंगे, पेयर में रहते हैं, है ना। अगर मैं इनके पास में से एक चीज़ हटा दूं, जैसे मान लो इसको मैंने हटा दिया, इसको सिंगुलर बना दिया, तो मेरे किसी काम का नहीं रह जाएगा। सीजर्स में से मैंने एक हटा दिया, ये भी किसी काम की नहीं रह जाएगी, है ना। प्लायर्स में से एक हटा दिया, ये भी किसी काम का नहीं रह जाएगा। और ये जो है आपके पिंसर साइन में से एक हटा दिया, ये भी किसके काम का रह जाएगा। आपकी ट्राउजर्स में से मैं एक जो लेग है वो निकाल दूं, तो दूसरी किसी काम की नहीं रह जाएगी। मतलब ये ऐसे नाउन है जो कभी भी आपके सिंगुलर फॉर्म में नहीं जाते, हमेशा ही क्या रहते हैं, प्लूरल फॉर्म में रहते हैं। तो ट्राउजर्स भी उनमें से एक है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर क्या कर देंगे, योर ट्राउजर्स, क्या कर देंगे, योर ट्राउजर्स। और इसकी जगह पे हमें वर्ब भी चेंज करने पड़ेगी, क्योंकि ऐसे नाउन अपने साथ ये प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब लेके चलते हैं। तो क्या हो जाएगा, योर ट्राउजर्स आर टॉर्न इज द राइट आंसर। ये होगा आपका राइट आंसर, योर ट्राउजर्स आर टॉर्न, ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। क्लियर है इतनी बात सभी को? चलिए उससे नेक्स्ट पे बढ़ते हैं और देखते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल प्रीपोजिशन, ठीक है। अब ये जो आपको डाइड जो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया, बहुत अच्छा क्वेश्चन प्रीपोजिशन से पूछा गया है। यहाँ पर डाइड को लेकर बहुत से स्टूडेंट्स में कंफ्यूजन रहती है, ठीक है। तो बच्चे आप ऐसे रखो कि डाइड के बाद ना ऑफ लगता है कब, जब कोई आपकी डिसीज हो। डाइड के बाद ऑफ लगा दिया करो जब कोई डिसीज हो, ठीक है। और डाइड के बाद फ्रॉम लगा दिया करो जब कोई चीज़ आपकी लापरवाही की वजह से, मतलब आप फिट थे लेकिन आपकी फिटनेस में कुछ ऐसी प्रॉब्लम आई कि जिसकी वजह से किसी भी इंसान की मौत हो गई, ठीक है। तो उसके बाद फ्रॉम लगाया करो। अब जो वुंड है ये भी एक ऐसा ही वर्ड है, ठीक है, जो क्या है, घाव, है ना। तो घाव लगने की वजह से, मतलब आप फिट थे लेकिन आपको कोई बीमारी नहीं लगी, कोई घाव लगा, उस घाव को आपने नहीं क्या किया, ठीक करवाया, तो उसकी वजह से आपकी मौत हो गई, ठीक है। तो उसके लिए आप फ्रॉम प्रेपोजिशन यूज करा करो। यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या आएगा आपका, फ्रॉम, ठीक है। जैसे आप ऐसे याद रख सकते हैं, डाइड फ्रॉम वुंड, ठीक है। फिर ओवर ईटिंग से, ठीक है, ओवर ईटिंग हो, या ओवर ड्रिंकिंग से हो सकता है, फूड पॉइजनिंग से हो सकता है, ठीक है। मतलब ऐसी कोई भी चीज़ है जो आपकी लापरवाही की वजह से हुई है। तो आपकी लापरवाही की वजह से अगर आपकी मौत होती है तो उसके लिए आप प्रेपोजिशन कौन सी लेके चलोगे, डाइड फ्रॉम, ठीक है। तो ये क्वेश्चन काफी अच्छा पूछा गया। अगर कोई डिसीज बच्चे यहाँ पर लिखे हो तो डाइड ऑफ लिख दिया करो, ठीक है। डाइड के साथ फॉर भी हो सकता है, डाइड के साथ फॉर भी हो सकता है जब कोई आपने किसी ने कोई सेक्रीफाइस दिया है, ठीक है। और डाइड के साथ विद भी हो सकता है जब आपने क्या लिखा है कि आप किसी के साथ अकंपनी कर रहे थे, कि उसके साथ साथ वो भी मर गए, तो डाइड विद लिख दो। डाइड फॉर मतलब जब आपका कोई पर्पस है सॉरी, जब कोई सेक्रीफाइस है आपका, ठीक है। और फ्रॉम कब लिखोगे, जब वहां पे वुंड आपको दिखाई दे, या ओवर ईटिंग दिखाई दे, ओवर ड्रिंकिंग दिखाई दे, फूड पॉइजनिंग दिखाई दे, ठीक है। तो उसके लिए आप ऐसा कर दो, डिसीज अगर आपको कोई दिखाई दे, जैसे लॉन्ग टर्म डिसीज है, जैसे कैंसर है, डाइड ऑफ कैंसर, डाइड ऑफ मलेरिया, ऐसा कुछ अगर आपको दिखाई दे तो उसके साथ ऑफ लगाया करो, ठीक है। यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन घुमा जाता है एग्जामिनर, तो आपको ये चीज याद रखनी है। उससे अगला क्वेश्चन है, द टाइगर पाउंस्ड डैश द गॉट, ठीक है। तो पाउंस्ड का मतलब क्या होता है कि आपने क्या करा। पाउंस का मतलब यहां पर हमें क्या देखने को मिलेगा कि जैसे मान लीजिए कि ये क्या है, ये एक गॉट है, ठीक है, और ये क्या है, ये एक टाइगर है। टाइगर ने क्या करा, जंप करा और मोशन में उसकी तरफ गया, है ना। टाइगर ने क्या करा, जंप करा और मोशन में उसकी तरफ गया। तो ये क्या हुआ, हमें ये चीज क्या दिखाई दे, इन मोशन, है ना। तो जब भी कोई चीज इन मोशन में ऊपर की तरफ जाए, ऐसे जंप करे, जब भी कोई चीज मोशन में है और ऊपर की तरफ जंप करे, तो उसके लिए प्रेपोजिशन आप अपॉन लगाया करो। उसके लिए प्रेपोजिशन कौन सी आएगी, अपॉन आएगी, ठीक है। ऑन कब लगाया करो, जैसे जब भी कोई चीज आपकी क्या है, रेस्ट में है। जब भी कोई चीज आपकी क्या है,
रेस्ट में है, तो उसके लिए आप क्या लगा दिया करो, ऑन प्रेपोजिशन लगा दिया करो। लेकिन जब भी कोई चीज़ मान लीजिए जैसे ये आपका एक टेबल है, ठीक है, और यहाँ से एक कैट ने छलांग लगाई और यहाँ पर आकर बैठ गई, तो ये क्या हुआ, इन मोशन आई है चीज़ किसी चीज़ की तरफ, तो इसके लिए प्रेपोजिशन क्या लगा दिया करो, अपॉन लगा दिया करो, ठीक है। लेकिन जब भी कोई चीज़ कैसे हो आपकी, जैसे मान लीजिए ये है एक कैट, ठीक है, ये है कैट, कैट ने यहाँ से जंप करा और जंप कर कर यहाँ पर बैठ गई। अगर बैठ गई है, रेस्ट में आ गई है, तो ये क्या हमें दिखाई दे रहा है, इन मोशन, है ना, इन मोशन प्लस हमें क्या दिखाई दे रहा है, रेस्ट। जब भी इन मोशन प्लस रेस्ट हमें दिखाई दे तो हम क्या कर देंगे, वहां पे प्रेपोजिशन ऑन टू लगाया करो, ठीक है। ऐसे बहुत सारी प्रेपोजिशन है जिनमें आपको डिफरेंस पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये बहुत, जिसको कह सकते हैं कि बहुत टेक्निकल क्वेश्चन पूछा गया है। टाइगर पाउंड्स अपॉन द टाइगर, सॉरी द टाइगर पाउंड्स अपॉन द गॉट, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। कॉन्विक्टेड के साथ ये फ्रेजल वर्ब से क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। कॉन्विक्टेड के साथ क्या लगा दिया करो, आपकी प्रेपोजिशन ऑफ लगा दिया करो, कि दोषी होना, या फिर जिसको कह सकते हैं कि जिस पे दोष लगाया गया, ठीक है। तो मर्डर का दोष लगाया गया तो कन्विक्टेड के साथ जो आपकी प्रेपोजिशन आएगी वो ऑफ यूज करा करो। क्लियर है बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राइट द सुटेबल फॉर्म ऑफ द वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट। द पार्क इज डर्टी समटाइम्स बट इट डैश नाइस व्यू ऑफ द लेक, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को आपको समझना कैसे है कि इन्होंने यहाँ पर जो टेंस यूज किया गया वो टेंस यूज किया गया आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब आप में से बहुत से स्टूडेंट ये समझ रहे होंगे कि इज एम आर में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहां से आ गया। तो इज एम आर के बाद अगर कोई कॉम्प्लीमेंट्स लिखे जाएं, ठीक है, इतना याद रखेंगे कि जब भी इज एम आर के बाद कोई कॉम्प्लीमेंट्स लिखे जाएं तो वो टेंस का स्ट्रक्चर कौन सा बनेगा, वो बनेगा आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट का। जो आप लोग बच्चे सोच रहे हो कि इज एम आर के बाद, इज एम आर तो कॉन्टिन्यूस टेंस को रिप्रेजेंट करते हैं वो, तो जब इज एम आर के बाद आईएनजी फॉर्म लिखी हो तब वो कॉन्टिन्यूस बनता है, तब वो कॉन्टिन्यूस बनेगा। अगर आईएनजी फॉर्म नहीं है इज एम आर के बाद कुछ कॉम्प्लीमेंट लिखा हुआ है, कॉम्प्लीमेंट कैन बी यूज्ड इन 3 डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच, दैट इज नाउन, प्रोनाउन और एडजेक्टिव। मतलब कॉम्प्लीमेंट्स जो है वो 3 पार्ट्स ऑफ स्पीच बन सकते हैं, नाउन बन सकते हैं, प्रोनाउन बन सकते हैं और एडजेक्टिव्स बन सकते हैं। तो इज एम आर के बाद जो कॉम्प्लीमेंट लिखा गया है तो वो क्या टेंस बना देगा आपका इनडेफिनिट, ठीक है। इनडेफिनिट टेंस है, यानी कि ये जो बात है ये क्या है, इनडेफिनिट, फ्रीक्वेंट, जिसको परमानेंट बात है। तो पार्क इज डर्टी समटाइम्स, कि कभी कभी ये क्या हो जाता है आपका डर्टी दिखाई देता है। तो समटाइम्स क्या है आपकी, ये है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, है ना। तो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है अगर, तो ये एक्शन क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंट। अगर ये फ्रीक्वेंट एक्शन है तो फ्रीक्वेंट एक्शन हमेशा ही किस में लिखे जाते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। जिन बच्चों ने मेरे पास टेंसेस पढ़े हुए हैं, जिन्होंने ऑलरेडी टेंसेस चैप्टर कवर किया हुआ है, उनको पता है कि यहाँ पर ये समटाइम्स जो लिखा हो तो ये टेंस को क्या बना रहा है, इंडेफिनिट बना रहा है। अगर ये इंडेफिनिट टेंस बना रहा है तो फिर नेक्स्ट वाला भी क्या आना चाहिए था, आपका इंडेफिनिट ही आना चाहिए था। तो इंडेफिनिट में जो आपका सब्जेक्ट है उस पर डिपेंड करता है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस लगेगा या नहीं लगेगा। इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर क्या रहेगा, सब्जेक्ट प्लस V1 के साथ एस या ES आप लगा सकते हो और फिर ऑब्जेक्ट। एस या ES कब लगाया जाता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ, जब भी आपका सब्जेक्ट क्या हो, ही हो, शी हो, इट हो या फिर कोई भी नेम हो जो कि सिंगुलर फॉर्म में है, कोई भी नेम हो जो कि सिंगुलर फॉर्म में, तब आप क्या करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ES का यूज करेंगे। क्लियर है बात। तो यहां पर इट जो है वो क्या है आपका थर्ड पर्सन सिंगुलर केस, तो आपको क्या लिखने पड़ेगी इसकी करेक्ट फॉर्म, ऑफर्स। क्या हो जाएगा, द पार्क इज डर्टी समटाइम्स बट इट ऑफर्स अ नाइस व्यू ऑफ द लेक। आई बात समझ में। चलिए नेक्स्ट इज विजय डैश अ न्यू कार लास्ट समर। जब भी आपको कौन कौन से वर्ड दिखाई दे, देखिए ये जो क्वेश्चन पूछा गया है वर्ब का, ये पूछा गया है टेंस से, ठीक है, ये वर्ब का क्वेश्चन टेंस से पूछा गया है और ये वर्ब का क्वेश्चन भी किससे पूछा गया है, टेंस से पूछा गया है, ठीक है। तो एक चीज आप याद रखेंगे, जब भी आपको लास्ट दिखाई दे, ठीक है, यस्टरडे दिखाई दे, अगो दिखाई दे, ठीक है, या कोई भी पास्ट ईयर आपको दिखाई दे, या कोई भी क्या दिखाई दे, पास्ट ईयर आपको दिखाई दे, तब इनके साथ आप क्या यूज करा करो, तब इनके साथ आप यूज करोगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अब पास्ट इंडेफिनिट टेंस का जो स्ट्रक्चर रहेगा वो क्या रहेगा कि सब्जेक्ट के बाद आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखनी होगी और फिर क्या लिखना होगा, ऑब्जेक्ट लिखना होगा, ठीक है।
तो लास्ट समर यानी कि लास्ट हमें देखने को मिला, लास्ट ने हमें क्या इशारा किया कि कौन सा टेंस है, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आनी चाहिए। बाय की सेकंड फॉर्म क्या होती है, बॉट, तो क्या हो जाएगा, विजय बॉट अ न्यू कार लास्ट समर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द ओल्ड मैन वॉच्ड द बॉयज डैश इन द स्कूल यार्ड। ठीक है, अब ये जो कॉन्सेप्ट है ये काफी अच्छा कॉन्सेप्ट यहाँ पे इन्होंने पूछ लिया है, तो इस चीज को मैं थोड़ा सा आपको डिटेल में समझाना चाहूंगा कि ये ऐसे क्वेश्चन मैंने एग्जाम में बहुत बार आते हुए देख लिए, हिमाचल के जितने भी एग्जाम्स हो रहे हैं उनमें इस कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन जरूर उठाया जा रहा है। तो इसको आप एक बार ध्यान से समझ लेंगे कि कॉन्सेप्ट क्या है, कि जब भी आपकी वर्ब्स हो कौन सी, लेट, बिड, वॉच, लेट, बिड, वॉच, सी, स्मेल, टेस्ट, नोटिस, हेल्प, बिहोल्ड। ठीक है, जब भी आपको ये वर्ब्स दिखाई दे, लेट, बिड, वॉच, सी, स्मेल, टेस्ट, नोटिस, हेल्प, बिहोल्ड, जब भी ये वर्ब्स दिखाई दे और इनके बाद कोई नाउन या प्रोनाउन लिखा हो, और इनके बाद क्या लिखा हो, कोई नाउन लिखा हो या कोई प्रोनाउन लिखा हो, इस बात को याद रखेंगे हमेशा के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको ध्यान से आप पढ़ेंगे समझेंगे। ठीक है, जब भी कौन सी वर्ब्स हो, लेट हो, बिड हो, वॉच, सी, स्मेल, टेस्ट, नोटिस, हेल्प, बिहोल्ड, और इनके बाद इनका कोई ऑब्जेक्ट लिखा हो, और ऑब्जेक्ट आप लोग जानते ही हैं कौन सी फॉर्म में लिखे जाते हैं, नाउन या प्रोनाउन फॉर्म में आपके ऑब्जेक्ट्स लिखे जाते हैं। तो जब भी इनका ऑब्जेक्ट लिखा हो तो उसके बाद आप बेयर इन्फिनेटिव लिखा करो, क्या लिखा करो, बेयर इन्फिनेटिव। हाँ बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, बेयर इन्फिनेटिव, कुछ घबराने वाली बात नहीं है बेयर इन्फिनेटिव से, बेयर इन्फिनेटिव कुछ नहीं होता, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, दैट्स इट, इसको बोलते हैं बेयर इन्फिनेटिव, जिसके साथ ना ही एस लगता है, ना ही ई एस लगता है, ना डी, ना ई डी, ना आई एन जी, कुछ नहीं लगेगा, सिर्फ और सिर्फ क्या होगी, वर्ब की बेस फॉर्म यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की जाएगी। तो क्या हमें देखने को मिला कि यहां पर हमें एक वर्ब देखने को मिली वॉस्ट, है ना, ये वर्ब हमें देखने को मिली वॉस्ट। अब जो वॉस्ट वर्ब है उसमें क्या हमें देखने को मिल रहा है कि वॉस्ट वर्ब के बाद द बॉयज लिखा हुआ है, जो कि इसका क्या है, ऑब्जेक्ट है, और बॉयज क्या है, एक नाउन है, नाउन ऑब्जेक्ट बन सकता है। तो इस वर्ब के बाद मैंने क्या कहा था कि अगर कोई ऑब्जेक्ट आपको देखने को मिले तो उसके बाद आपको क्या कर देना है, वर्ब की बेस फॉर्म यूज कर देनी है। अब वर्ब की बेस फॉर्म क्या है, रेसल की क्या होगी, रेसल ही होगी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, द ओल्ड मैन वॉच द बॉयज रेसल इन द स्कूल यार्ड, ये इसका राइट आंसर होगा। क्लियर है इतनी बात। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं, इसे नेक्स्ट है डिस्टिंग्विश बिटवीन, इसे नेक्स्ट जो आपका आएगा, करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग सुटेबल आर्टिकल वेयर एवर नेसेसरी। तो चलिए इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं, इनमें कुछ क्वेश्चंस आपके आए थे कि सबसे पहला क्वेश्चन इन्होंने जो पूछा था, वी अराइव्ड डैश द ब्राइड्स होम। अब ये जो क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन आपका पूछा गया आर्टिकल में है, लेकिन है ये प्रेपोजिशन का क्वेश्चन। ठीक है, तो मैं आपको फिर भी बता देता हूँ कि यहाँ पे जो प्रेपोजिशन है अराइव के साथ एट लगती है, इसमें एट आपकी प्रेपोजिशन आनी चाहिए थी। अराइव के साथ आप हमेशा ही कौन सी प्रेपोजिशन यूज करेंगे, एट यूज करेंगे। ठीक है, अराइव्ड एट, अगर आप कहीं पहुंच रहे हैं, किसी कंक्लूजन पे पहुंच रहे हैं, किसी जगह पे पहुंच रहे हैं, किसी वेन्यू पे पहुंच रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, एट यूज करेंगे प्रेपोजिशन अराइव के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, वी वर डैश टाउन लास्ट मंथ, है ना। अब ये जो क्वेश्चन था इसमें आपको दो चीजें लिखनी थी, वी वर एट द टाउन लास्ट मंथ। ठीक है, वी वर एट लिख सकते थे आप, वी वर इन लिख सकते थे, कुछ भी लिख सकते थे, वी वर इन द टाउन लास्ट मंथ या वी वर एट द टाउन लास्ट मंथ, कुछ भी आप लिख सकते थे। दोनों ही प्रेपोजिशन यहाँ पे सूटेबल हैं इसके लिए। ठीक है, लेकिन ये जो क्वेश्चन था इसमें भी आपको क्या करना था, मतलब ये क्वेश्चन भी शायद मुझे, ये दोनों क्वेश्चन डाउटफुल हैं, डाउटफुल इन द सेंस कि ये क्वेश्चन सही नहीं पूछे गए हैं ये दोनों ही क्वेश्चन। ठीक है, तो इनको हम डाउट में ही रखें इन क्वेश्चंस को। नेक्स्ट देखते हैं, इफ ऑयल सप्लाईज रन आउट मैन मे हैव टू फॉल बैक ऑन डैश होर्स। अब ये जो बैक ऑन डैश होर्स जो है ये आपकी क्या है, ये आपकी एक ईडियम है। ठीक है, ईडियम है, जिसका मतलब क्या होता है, बैक ऑन द हॉर्स ऐसे होता है। ये ईडियम जो होती हैं उनमें जो भी स्ट्रक्चर आपके फॉलो किए गए हैं आपको एज इट इज वही स्ट्रक्चर फॉलो करने हैं, उसमें आपको कुछ भी आशंका नहीं होनी चाहिए, कुछ भी डाउट नहीं होना चाहिए कि यहाँ पर ये आना चाहिए वो होना चाहिए, क्योंकि जो ईडियम है उसमें यही लिखा गया है, बैक ऑन द हॉर्स। क्लियर है, बैक ऑन द हॉर्स का मतलब क्या है कि अपने पुराने दिनों पे वापस चले जाना। जो दिन हो सकता है कि वो दिन आपके दुखदायक हो, उन दिनों में आपको कोई प्रॉब्लम रही हो, या फिर उन दिनों में आपने कुछ बहुत ज़्यादा सफ़र किया हो। ठीक है, तो उन्हीं दिनों पे वापस लौट जाना उसको बोलते हैं बैक द हॉर्स। ठीक है,
बैक ऑन द हॉर्स, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, आई पैटेड हिम ऑन डैश शोल्डर, ठीक है। अब जितने भी आप एक चीज याद रखेंगे, जितने भी हमारे क्या होते हैं, जितने भी हमारे बॉडी पार्ट्स होते हैं, जितने भी हमारे बॉडी पार्ट्स है, शोल्डर है, फिंगर है, आर्म है, हेड है, कुछ भी है, ठीक है। तो जितने भी हमारे पार्ट्स ऑफ बॉडी हैं, उनसे पहले अगर हमें क्या लगाने हैं, कोई डिटर्मिनर लगाने हैं, तो आप याद रखा करो, जब भी कोई पार्ट ऑफ बॉडी आपको दिखाई दे तो उससे पहले डिटर्मिनर द लगाया करो। जब भी कोई पार्ट ऑफ बॉडी आपको दिखाई दे तो उससे पहले जो डिटर्मिनर यानी कि आर्टिकल, जिसकी हम यहाँ पर देख रहे हैं ना, सेंटेंसेस जो हम देख रहे हैं, तो जो आर्टिकल है वो कौन सा लगाया करो, आप द लगाया करो जब भी कोई क्या दिखाई दे आपको, बॉडी पार्ट अगर आपको कहीं पे दिखाई दे। क्लियर है बात इतनी। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, डिस्टिंग्विश बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स बाय यूजिंग देम इन सेंटेंसेस। मतलब आपको क्या है कि यहाँ पर आपको कुछ पेयर्स देखने को मिलेंगे, ठीक है, जिसमें आपको क्या करना था, इन पेयर्स में डिफरेंस बताना था, और पेयर्स में जब जैसे ही हमें डिफरेंस पता लगेगा उसके साथ साथ आपको क्या करना है, उनको एक सेंटेंस में लिख देना है। क्लियर। तो फर्स्ट जो वर्ड आया है एडेप्ट एंड एडेप्ट, एडेप्ट एंड एडेप्ट, इस सेंटेंस में इन दो जो पेयर ऑफ वर्ड्स है, इनमें स्पेलिंग का सिर्फ यही डिफरेंस है कि एक में डी के बाद ए लिखा हुआ है, एक में डी के बाद ई लिखा हुआ है, ठीक है। तो जिसमें डी के बाद ए लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या होगा, जो फर्स्ट हमारे पास है, इसका मतलब टू मेक फिट, ठीक है, मतलब खुद को क्या है, कहीं किसी भी सिचुएशन में ढालना, ठीक है, खुद को किसी सिचुएशन में ढाल लेना, या किसी भी सर्कमस्टांसेस में जाके खुद को उसके अकॉर्डिंग ढाल लेना, उसको बोलते हैं एडेप्ट। जैसे कि आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं, यू शुड अडेप्ट योर सेल्फ टू द चेंजिंग सर्कमस्टांसेस, है ना, कि जो सर्कमस्टांसेस चेंज हो रहे हैं आपको उसके अनुकूल बनना पड़ेगा, या फिर इसको बोल सकते हैं उसके अकॉर्डिंग आपको खुद को ढालना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अडेप्ट का यूज हो गया। ये अडेप्ट का मतलब होता है स्किलफुल, स्किलफुल का मतलब क्या होगा, निपुण, निपुण, ठीक है, मतलब किस चीज में बहुत ज्यादा सक्षम होना, निपुण होना, उसको बोलते हैं हम क्या, अडेप्ट। जैसे हमने यहाँ पे एग्जांपल लिखा हो, मिस्टर शर्मा इज अडेप्ट इन आर्ट ऑफ पेंटिंग, मतलब जो आर्ट ऑफ पेंटिंग है उसमें बहुत ज्यादा क्या है, एक्सपर्ट है ना, एक्सपर्ट है, एडेप्ट है। तो एक्सपर्ट का सिनोनिम हम इसको कह सकते हैं एडेप्ट। आई बात समझ में। तो इस एडेप्ट में ये डिफरेंस रहेगा। अब इसको आप याद कैसे रखेंगे कि जैसे ही आपके पास क्या आएगा, ए डी ई पी टी, तो ई का मतलब क्या है, डिफरेंस यही है ना, ए और ई का। तो ई का मतलब क्या होता है, ई का मतलब होता है एक्सपर्ट। तो आप ऐसे याद रख लेंगे कि जिस एडेप्ट में ई आपको देखने को मिलेगा, उस एडेप्ट का मतलब क्या हो जाएगा, एक्सपर्ट। क्लियर है। नेक्स्ट हम देखते हैं कैनन एंड कैनन। अब ये जो इसमें डबल एन है, डबल एन यानी कि बड़ा एन, जिसको हम बोल सकते हैं बड़ा एन यानी कि बड़ी गन, ऐसे याद रखेंगे, बड़ा एन यानी कि बड़ी गन। बड़ी गन का मतलब क्या हुआ, जिसमें 2 बार एन आ रहा है, ठीक है। उस कैनन का मतलब क्या हो जाता है, अ बिग गन, ठीक है। जैसे हमारे कैनन्स आपने देखे ही होंगे, वॉरफील्ड्स में यूज किया जाता है कैनन्स, है ना। तो चलिए, कैनन्स वर यूज्ड इन द फर्स्ट सिख वॉर, जो फर्स्ट सिख वॉर था उसमें कैनन्स का यूज किया गया था। इसको सेंटेंस में हमने चेंज कर दिया। नेक्स्ट कैनन का मतलब है जिसमें सिंगल एन है, इसका मतलब होता है कोई भी रूल या कोई भी लॉ, कोई भी हमारे नियम, है ना। तो इट इज अ कैनन अमंग मुस्लिम टू बरी देयर डेड बॉडीज, ठीक है, कि डेड बॉडीज को दफनाया जाता है। मुस्लिम्स में क्या है कि मुस्लिम्स में डेड बॉडीज जो हैं उनको दफनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, डिफाई एंड डिफी, दो हमारे जो वर्ड्स हैं इनमें आपको देखने को मिला डिफरेंस। डिफाई का मतलब क्या होता है, टू कन्फ्रंट विद एश्योर्ड पावर ऑफ रेजिस्टेंस, मतलब मना कर देना, है ना। डिफाई तब यूज किया जाता है जब आप बहुत स्ट्रांगली किसी चीज को मना कर रहे हैं, ठीक है। शी डिफाइड हर पेरेंट्स एंड ड्रॉप्ड आउट ऑफ स्कूल, मतलब जब भी हमें स्कूल छोड़ना तो हम ऐसे तो नहीं कह सकते कि मेरा मन नहीं है स्कूल जाने का, नहीं, हमें बहुत ही स्ट्रांग रेजिस्टेंस वहां पे दिखानी पड़ती है। तो क्या हो जाएगा, शी डिफाइड हर पेरेंट्स, क्योंकि उस टाइम पे पेरेंट्स को कॉन्फ्रंट किया और उनको बताया कि मुझे ये काम नहीं करना है, क्या नहीं करना है, कि मुझे स्कूल नहीं जाना है। शी ड्रॉप्ड आउट ऑफ स्कूल। क्लियर। नेक्स्ट इज डी डी ई आई एफ आई, डीफी जिसको बोल सकते हैं, ठीक है, या कई लोग इसको डाइफी भी बोलते हैं, जो भी आपको ठीक लगे प्रोनाउंसिएशन आप वो फॉलो कर सकते हैं। इसका मतलब होता है वर्शिप और रिगार्ड एज अ गॉड, मतलब किसी को इतना ज्यादा मानना कि यही हमारा भगवान है ना। कई लोग जैसे बहुत से ऐसे लोग हैं जो भगवान को छोड़कर किसी एक इंसान को अपना भगवान मान लेते हैं, है ना। बहुत से ऐसे आपको केसेस पता होंगे कि किसी पर्टिकुलर इंसान को छोड़कर पर्टिकुलर किसी अपने जो भी जिनको देवता को मानते थे उसको छोड़कर किसी एक इंसान के पीछे भागना शुरू कर देते हैं और मानते हैं कि यही हमारा क्या है, ये हमारे गॉड फादर है, यही हमारे भगवान है, ऐसा मान लेते हैं, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं हम, डिफे। द रोमन्स यूज्ड टू डिफाई देयर एम्परर्स, ठीक है। तो वो अपने जो एम्परर्स थे, उनके जो शासक थे, उनको अपना क्या मानते थे,
है ना, भगवान मानते थे, उनको भगवान के समान माना जाता था, तो वो इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए एलिसिट एंड इलिसिट, ये भी बहुत बार एग्जाम में हमें देखने को मिलता है, एलिसिट एंड इलिसिट। तो इसका आप डिफरेंस समझ लेंगे एलिसिट एंड इलिसिट का। जो एलिसिट होता है इसका मतलब होता है कुछ निकाल लेना, टू ड्रॉ आउट, ठीक है, स्पेशली इंफॉर्मेशन वगैरह के लिए यूज किया जाता है। तो द पुलिस हैज फेल्ड टू एलिसिट एनी इंफॉर्मेशन फ्रॉम द थीफ, मतलब वो उससे कोई इंफॉर्मेशन नहीं निकाल पाए, एलिसिट का मतलब होता है। इलिसिट का मतलब क्या होता है कि इलीगल। देखिए ये दोनों सेम ही तो, ILL तो जहां पे ILL आ गया वो इलिसिट क्या हो जाएगा, इलीगल हो जाएगा, और दूसरा क्या हो जाएगा, टू ड्रॉ आउट, कुछ निकाल लेना, ठीक है। ही कैन नॉट गेट द प्रॉपर्टी एज ही इज एन इलिसिट सन, मतलब वो गैर कानूनी, जो इलीगल था, ठीक है, तो जो उसका गैर कानूनी बेटा था, इस करके उसको प्रॉपर्टी नहीं मिली। नेक्स्ट इज सीज एंड सीज, ठीक है, सीज एंड सीज। तो यहां पर अगर हम देखें तो सीज जो है, ठीक है, और सीज जो है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। जो सीज है उसका मतलब होता है टू टेक पोजेशन ऑफ बाय लीगल प्रोसेस और फोर्स, मतलब किसी चीज को, जिसको हम कह देते हैं ना कि हाँ इसकी दुकान जो है सीज कर देगी, या फिर इसकी प्रॉपर्टी सीज कर देगी, मतलब उसको बाय लीगल मींस, लीगल प्रोसेस और बाय फोर्स, जब हम किसी चीज को हथिया लेते हैं या अपने पास रख लेते हैं, उसको बोलते हैं सीज। द बैंक सीज देयर प्रॉपर्टी, बैंक का जब आप लोन नहीं भरोगे तो क्या होगा, आपकी प्रॉपर्टी क्या कर दी जाएगी, सीज कर दी जाएगी, मतलब ले ली जाएगी लीगल प्रोसेस के थ्रू। क्लियर। अब नेक्स्ट जो हमें देखने को मिल रहा है वो क्या है आपका, वो है आपका सीज। सीज का मतलब क्या होता है कि अ मिलिट्री ब्लॉकेड ऑफ अ सिटी और फोर्टिफाइड प्लेस टू कंपेल इट टू सरेंडर, मतलब जब हम घेराबंदी कर लेते हैं किसी को सरेंडर करवाने के लिए, तो उसको क्या कहा जाता है, सीज कहा जाता है, ठीक है। कि मान लीजिए आपकी सिटी में या आपके टाउन में या आपके घर में कोई आतंकवादी घुस गए हैं, ठीक है, तो उसकी जो घेराबंदी की जाएगी, मिलिट्री ब्लॉकेड जिसको कहा जाता है, कि मिलिट्री आकर जब उसको ब्लॉक कर देगी चारों तरफ से, तो उसको क्या कहा जाएगा, उसको कहा जाएगा सीज, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जांपल हमारा लिखा हुआ कि द सिटी इज इन अ स्टेज ऑफ सीज, मतलब मान लीजिए सिटी में कोई आतंक फैल गया है और सिटी को चारों तरफ से उन्होंने क्या कर रखा है, घेर रखा है, ठीक है, कोई अंदर आ नहीं सकता, जा नहीं सकता, तो तब हम उसके लिए क्या यूज करेंगे, सीज, ठीक है। तो ये थे हमारे ग्रामर के क्वेश्चन जो उस एग्जाम में हमारे पूछे गए थे। तो इन क्वेश्चंस का अगर मैं लेवल अगर आपको बताना चाहूँ तो जो करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस के क्वेश्चंस हैं वो बहुत ही आसान पूछे गए हैं, ठीक है। इसको हम अगर इसके एनालिसिस अगर हम करना चाहें तो ये क्वेश्चन इजी में हम काउंट करेंगे। नेक्स्ट जो आपके क्वेश्चंस थे, वुंड वाले क्वेश्चंस थे, ठीक है, ये क्वेश्चन जो थे ये आपके मॉडरेट लेवल के थे, यानी कि जो प्रेपोजिशन है वो आपकी मॉडरेट लेवल की यहाँ पर पूछी गई थी। उससे नेक्स्ट अगर हम ग्रामर के पार्ट की बात करें जो है वर्ब्स का पार्ट, तो वर्ब में अगर टेंसेस से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो अच्छे ही क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम एनालिसिस में देंगे इजी टू मॉडरेट। ये जो क्वेश्चन थे ये इजी टू मॉडरेट थे, क्योंकि जो क्वेश्चन एंड में जो लास्ट में जो आपका पूछा गया था ये क्वेश्चन हर कोई स्टूडेंट नहीं कर पाएगा। जिसने ग्रामर अच्छे से पढ़ी हुई है, जिसकी ग्रामर को लेकर कमांड अच्छी है, वही बच्चा इस क्वेश्चन को अच्छे से टैकल कर पाएगा। तो इजी टू मॉडरेट हम इसको समझेंगे। और उससे नेक्स्ट जो आपका आर्टिकल्स का जो पार्ट था, आर्टिकल्स में जो आपके 2 क्वेश्चन थे वो गलत हमें देखने को मिले थे, ठीक है, और दोनों ही क्वेश्चन अदरवाइज वैसे आसान थे। और जिसमें आपको ये जो 2 लास्ट के 2 कॉन्सेप्ट पूछे गए थे ये अच्छे क्वेश्चंस थे, तो ये भी हमारा क्या रहेगा, इजी टू मॉडरेट आपका जो लेवल था इस एग्जाम का ये था। और उससे नेक्स्ट अगर हम जाएंगे तो उससे नेक्स्ट जो आपको देखने को मिले ये जो वर्ड्स थे ये सभी वर्ड आसान पूछे गए थे। जस्ट ये 2 वर्ड्स जो थे इनमें ज़्यादातर स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहे, बाकी सभी उन्होंने कर लिए थे, है ना। तो ये इसको हम कहेंगे ये इजी पूछा गया था, आपको ये जो पार्ट था ये इजी पूछा गया था जो पेयर वाला था, ठीक है। तो ओवरऑल अगर हम आपके एग्जाम की एनालिसिस देखें तो ये जो नायब तहसीलदार का एग्जाम हमें देखने को मिला 2018 का मेंस का, ये अगर हम देखना चाहें तो ये इजी टू मॉडरेट लेवल का आपको एग्जाम देखने को मिला। ग्रामर सेक्शन जो था इसका वो इजी टू मॉडरेट हमें देखने को मिला, जो कि इजी टू मॉडरेट मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जिन बच्चों ने तैयारी की है सिर्फ उन्हीं के लिए मैं कह रहा हूं कि इजी टू मॉडरेट था। लेकिन जो स्टूडेंट बिना पढ़े एग्जाम में उतरे थे उनके लिए ये डिफिकल्ट लेवल का क्वेश्चन पेपर था, क्योंकि जब तक हम कॉन्सेप्ट्स नहीं डिस्कस करते, कॉन्सेप्ट्स हम नहीं समझते, तब तक हम क्वेश्चन नहीं सही कर पाएंगे। ये चीज़ तो आप सभी जानते हैं।
तो मैं यही कहूँगा कि अगर आप लोग इसको अच्छे से पढ़ना चाहेंगे, अच्छे से समझना चाहेंगे, तो आप क्या करेंगे, ग्रामर पे अपनी कमांड एक तो अच्छी बनाएंगे, ठीक है। वोकेबलरी में आपको सिर्फ वही वर्ड्स पढ़ने हैं, क्योंकि जो ट्रेंड है नायब तहसीलदार का, हम उसी को फॉलो करेंगे। और वोकेबलरी में आपको सिर्फ वही वर्ड्स पढ़ने हैं जो वर्ड्स क्या हैं, जो पेयर में है, जो कंफ्यूजिंग वर्ड्स हैं, जिसको हम बोल सकते हैं, जो क्या मिसयूज्ड वर्ड्स है, जिनको हम मिसयूज्ड वर्ड्स भी कहते हैं, ठीक है। वो वर्ड आपको वोकेबलरी में प्रिपेयर करने हैं। आपको जैसे आपने देख ही लिया होगा सेक्शन कौन कौन से प्रिपेयर करने हैं। जैसे अगर मैं करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस की बात करूं, यानी कि एरर डिटेक्शन की अगर बात की जाए, तो एरर डिटेक्शन के लिए आपको ज्यादातर कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं वो आपको पता होना चाहिए, है ना। आपके मतलब ऐसा नहीं है कि आप इरेलीवेंट थिंग्स को वहां पर टारगेट करें, क्योंकि इरेलीवेंट थिंग्स को टारगेट करके होने वाला कुछ नहीं है, जस्ट आपका टाइम वेस्ट होगा। वही टाइम आप किसी और सेक्शन में जाकर अपना यूटिलाइज कर सकते हैं, ठीक है। वही टाइम आप किसी और सेक्शन को देकर अपने उस सेक्शन को और ज्यादा स्ट्रांग बना सकते हैं। तो हमें टू द पॉइंट पढ़ना है, जितने हमें प्रीवियस ईयर में जो चैप्टर से बार बार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं हमें वो प्रिपेयर करने हैं, और साथ ही साथ में जो मोस्ट एक्सपेक्टेड एरियाज हैं उनको भी हमें अपने साथ लेकर चलना है, उनमें से भी हमें बहुत सारे क्वेश्चन प्रिपेयर करने हैं, ठीक है। तो एरर डिटेक्शन में कौन कौन से हमें ये पार्ट प्रिपेयर करने हैं ये हमें पता होना चाहिए। उसके बाद प्रेपोजिशंस में कहाँ से पूछे जा रहे हैं, प्रेपोजिशन में जो क्वेश्चन है वो अच्छे पूछे जा रहे हैं, तो प्रेपोजिशंस आपको कैसे प्रिपेयर करनी है वो आपको पता होना चाहिए। इसके बाद जो आपके वर्ब की यूसेज है, वर्ब के क्वेश्चन कहाँ कहाँ से किस किस तरह से आपके क्वेश्चंस बनते हैं वो आपको पता होने चाहिए, ठीक है। आर्टिकल्स में ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं ये हमें कहाँ से मिल सकते हैं, कौन कौन से और कॉन्सेप्ट्स हैं जहाँ से और ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। और ये जो मिसयूज एंड जो पेयरिंग वर्ड्स हैं आपके, ये आपको पता होने चाहिए, ठीक है। तो जो बच्चे ऑलरेडी हमारे पास एनरोल्ड हैं और जिन्होंने कोर्स हमारा बाय किया हुआ है, या जो ऑलरेडी हमारे पास पढ़ रहे हैं, उनको पता है कि क्वेश्चंस कुछ ज़्यादा लेवल के नहीं थे। लेकिन अगर आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं और आप भी चाहते हैं कि आपके एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स आएँ, तो आप हमारा कोर्स बाय कर सकते हैं। बहुत ही एक नॉमिनल प्राइस पे हमारा कोर्स आपको मिल जाएगा इंग्लिश का, वो आप बाय कर सकते हैं, ठीक है। और हमारे साथ जल्दी से जल्दी जुड़ के अपनी तैयारी को और ज़्यादा अच्छे लेवल पर ले जा सकते हैं, ताकि आप सिलेक्शन जो है आपकी वो श्योर शॉट हो, उसमें कोई इफ एंड बट वाला सवाल ना हो। क्लियर है। तो ये था हमारा 2018 की एनालिसिस एग्जाम की। आई होप आप सबको बहुत समझ में आया होगा, बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। और आप इस तरह से रिलेटेड और भी प्रैक्टिस क्वेश्चंस की करते रहेंगे। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय।